भाई इस वीडियो में फ़र्ज़ करें कि दो सियासतदान, फ़िलहाल उनको ए और बी का नाम दे देते हैं। तो इन दोनों के बीच में इंतखाबात हो रहे हैं, यानी इलेक्शंस हो रहे हैं, और हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से किसके पास जीतने का इम्कान ज़्यादा है। अब ये जानने के लिए उसूली तौर पे हमें पूरी आबादी से, मिसाल के तौर पे यहाँ पर कुछ 1 करोड़ लोग हैं, तो 1 करोड़ में से जितने लोग वोट देने वाले हैं, हम उनसे पूछें कि वो किसको वोट देंगे। और उसके बाद अगर हम ए सियासतदान का साथ दे रहे हैं, तो हम ज़ाहिर-सी बात है ये जानना चाहेंगे कि इस आबादी में से ए का साथ देने वालों का तनासुब कितना है? तो ये लिख लेते हैं, ए का साथ देने वालों का तनासुब। हुँ, लेकिन बात ये है कि भई 1 करोड़ की आबादी से हम कैसे ये सवाल कर सकते हैं? ये तो बहुत ही लंबा-चौड़ा काम है, और इसलिए इस तरह की सूरत-ए-हाल में जब हम फँसते हैं, तो हम करते ये हैं कि आबादी में से नमूने ले लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम इस आबादी में से एक नमूना ले लेते हैं, और फिर इस नमूने के ज़रिए हम कुछ पैरामीटर्स मालूम कर रहे होंगे, जिससे हम आबादी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे पैरामीटर है ए का साथ देने वालों का तनासुब। अच्छा, यहाँ नमूने का साइज़ बराबर रख लेते हैं 100 के। तो ये है हमारा सैंपल साइज़, और अब हम इस नमूने में ए का साथ देने वालों का तनासुब मालूम करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ असल में निशानदेही कर रही है सैंपल प्रोपोर्शन की। तो इसको हम इस छोटे p से दिखाएँगे और उसके ऊपर ये टोपी लगा देंगे। अब फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पर सैंपल प्रोपोर्शन बराबर है 0.54 के। तो चलें ये लिख लेते हैं। अच्छा, अब साथ ही ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम जब इस आबादी में से नमूना लें और उसका सैंपल प्रोपोर्शन मालूम करें तो वो 0.54 के बराबर ही आए। मिसाल के तौर पे अगर हम ये नमूना लेते हैं और इसका भी सैंपल साइज़, नमूने का साइज़ 100 ही होता है, तो जब हम इसमें से ए का साथ देने वालों का तनासुब मालूम करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो नमूने का तनासुब है, नमूने का प्रोपोर्शन है, वो 0.54 ना हो, बल्कि शायद ये 0.58 के बराबर हो। इसको भी लिख लेते हैं। तो ये बराबर है 0.58 के। और फिर इसी तरह हम और बहुत सारे नमूने लेते जाएंगे और इन सब का सैंपल साइज़ 100 ही रखेंगे, और फिर उन सब नमूनों में से ए का साथ देने वालों का तनासुब मालूम कर लेंगे। इस तरह होते होते हमारे पास एक फैलाव आ जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ नमूनों में ए का साथ देने वालों का तनासुब मौजूद होगा, यानी हमारे पास मुख्तलिफ सैंपल के सैंपल प्रोपोर्शंस होंगे। भाई स्टैटिस्टिक्स में इस फैलाव का नाम होता है नमूने के तनासुब का, नमूने का फैलाव, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। अच्छा, अब इस किस्म के फैलाव के लिए सैम्पलिंग साइज जो है वो बहुत मुख्तसर होता है, यानी इस फैलाव में सारे ही नमूने 100 लोगों पर मुश्तमिल होंगे, क्योंकि n बराबर है 100 के। चलें भाई, अब ये फैलाव बना ही लेते हैं। तो ये एक किस्म का फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी होता है, क्योंकि हम देखेंगे कि कितनी दफ़ा सैम्पलिंग प्रोपोर्शन एक मखसूस कदर के बराबर आई हैं। अच्छा, चूँकि हमारे नमूने का साइज़ इस पूरी आबादी के मुकाबले में बहुत कम है, यानी 10% से भी कम है, इसलिए हम ये फ़र्ज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर हर नमूना एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, यानी गैर मुनहसर है दूसरे नमूने पर। और साथ ही अगर हम ये भी फ़र्ज़ कर लें कि आबादी का असली तनासुब, यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, 0 से या 1 से दोनों से ही करीब नहीं है, तो इस फैलाव की शक्ल कुछ आम शक्ल, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखने लगेगी। और भाई आम फैलाव कुछ इस तरह का दिखता है। इसको हम बेल कर्व भी कहते हैं। अच्छा, बात यह है कि हमें नमूने के तनासुब के, नमूने के फैलाव के बारे में काफ़ी कुछ मालूम है, और अगर आपको ये बातें याद ना आए तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप पिछली वीडियोस देख लें। खैर, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के फैलाव में एक अंसर होता है औसत कदर का,
यानी मीन वैल्यू का, और यहाँ पर मीन वैल्यू बराबर होती है आबादी के असली तनासुब के। यहाँ पे तनासुब हम ले रहे हैं ए का साथ देने वाले लोगों का, तो यहाँ आ जाएगा पी। और इसको लिखते ही मुझे एकदम से ख़्याल आया कि यहाँ मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, जो कि असल में बहुत बड़ी गलती है। ये ब्रैकेट्स जो है दिखा रहे हैं कि हम ए का साथ देने वालों का तनासुब का इम्कान मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ पर बड़ा पी यानी कैपिटल पी इम्कान को नहीं दिखा रहा होता, बल्कि आबादी के तनासुब यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को दिखा रहा होता है। तो ये दोनों ही पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को दिखा रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा आते हैं इसके मयारी इन्हिराफ यानी स्टैंडर्ड डिविएशन पे। तो औसत कदर के ऊपर ये हमारा पहला स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। इसी तरह औसत कदर के नीचे ये पहला स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। तो भाई ये जो फासला है औसत कदर और इसके बीच में, वो दिखा रहा है नमूने के तनासुब के नमूने का फैलाव के मयारी इन्हिराफ को, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के सैम्पलिंग प्रोपोर्शन के स्टैंडर्ड डिविएशन को। और हमने पिछली वीडियोस में देखा हुआ है कि ये बराबर होता है पी ज़रब 1 माइनस पी बटा एन के स्क्वायर रूट के। और चूंकि इस फॉर्मूले में एन आ गया है, तो इसका मतलब है कि जब भी हम ये स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम कर रहे होते हैं, वो एक मखसूस सैम्पल साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही होता है। अब भाई चूंकि हमें ये नहीं मालूम कि आबादी में ए का साथ देने वालों का तनासुब किसके बराबर है, यानी हमारा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या है, इसलिए हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर जो नमूने का तनासुब है 0.54, वो यहाँ होगा या वहाँ होगा या कहाँ होगा इस ग्राफ पे। और चूंकि हमारे पास पूरी मालूमात है नहीं, इसलिए मैं आपसे कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगी। तो भाई इस वीडियो में सवाल ये है कि इस बात का क्या इम्कान है कि सैम्पल प्रोपोर्शन यानी नमूने के फैलाव में नमूने का तनासुब जो के बराबर है 0.54 के, वो औसत कदर जो कि यहाँ पर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बराबर है से इसके मयारी इन्हिराफ के दुगने फासले की दूरी के अंदर हो तो भाई ये है वो सवाल जिसको हमें हल करना है। भाई औसत कदर से दो मयारी इन्हिराफ का फासला ये पूरा हिस्सा है और साथ ही ये पूरा हिस्सा भी है। सवाल यह है कि इस बात का क्या इम्कान है कि ये जो सैम्पल प्रोपोर्शन है वो कहीं इस हिस्से में ही हो। अब अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियोस में हमने ये जाना था कि आम फैलाव का यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तकरीबन 95% औसत कदर से दो स्टैंडर्ड डिविएशन के फासले के बीच में ही होता है। तो भाई इस बात का इम्कान तकरीबन बराबर है 95% के। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम इस बयान से पूरी आबादी के बारे में भी एक राय कायम कर सकते हैं, और वो ये है कि अगर ये बात सच है तो 95% इम्कान है कि पी कैपिटल पी यानी आबादी का जो तनासुब है नमूने के तनासुब से मयारी इन्हिराफ के 2 गुना फासले की दूरी के अंदर हो। अब भाई आप थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोकें और इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि ये दोनों बयानात असल में बिल्कुल एक जैसी बात कर रहे हैं। अगर हमारे नमूने का तनासुब आबादी के तनासुब और मयारी इन्हिराफ के दुगने फासले की दूरी के अंदर है, तो जाहिर है हमारे आबादी का तनासुब नमूने के तनासुब और मयारी इन्हिराफ के दुगने फासले की दूरी के अंदर ही होगा। और यूं फिर चीज़ें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि अगर हमें इस चीज़ की कदर मालूम हो जाए तो हम बहुत आराम से कॉन्फिडेंस इंटरवल
यानी इत्मीनान वक्फा बना सकते हैं। अब भाई स्टैंडर्ड डिविएशन की कदर मालूम करने के लिए हमें आबादी के तनासब की कदर यानी पी की कदर मालूम होनी चाहिए, और वो तो हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन क्या हम पी की जगह किसी और चीज़ की कदर ले सकते हैं जिसकी मदद से हम पी की कदर का अंदाज़ा लगा सकें, यानी एस्टिमेट लगा सकें? तो हाँ भाई, यहाँ हम अपने नमूने के तनासब की मदद ले सकते हैं, और यूं फिर हम एक और पैरामीटर मालूम करेंगे जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर, यानी मयारी खलल। तो नमूने के तनासब का मयारी खलल बराबर होगा नमूने के तनासब ज़रब 1 माइनस नमूने के तनासब बटा n के स्क्वायर रूट के। और भाई ये मालूम करने के लिए हमारे पास नमूने का तनासब भी मौजूद है और n की कदर भी मौजूद है। तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी 0.54 ज़रब 1 माइनस 0.54 बटा 100, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। कैलकुलेटर की मदद से जब हम इसको हल करेंगे तो मयारी खलल बराबर आ जाएगा तकरीबन 0.05 के। तो असल में हम कह ये रहे हैं कि यहाँ पर मयारी इन्हिराफ हमारे अंदाजे के हिसाब से 0.05 के बराबर होगा। तो अब ज़रा चीज़ों को समेटते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 95% इत्मीनान है कि ए का साथ देने वाले लोग अच्छा, बयान को मुकम्मल करने के लिए हमें पहले निचली हद मालूम करनी है। तो भाई इसका दुगना होगा, तो भाई हमें मयारी इन्हिराफ का दुगना फासला लेना है। तो इसको जब 2 से हम ज़रब देंगे तो हमारे पास 0.1 आ जाएगा, और हम निचली हद मालूम कर रहे हैं तो हमें सैंपल के तनासब से, सैंपल के प्रोपोर्शन से 0.1 को माइनस करना होगा। तो यूँ फिर 0.54 से 0.1 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.44 आ जाएगा। अच्छा, अपर बाउंड के लिए हम इसकी दुगनी कदर को इसमें जमा कर देंगे। तो ये बराबर हो जाएगी 0.1 के फिर से, और उसको फिर जब हम 0.54 में जमा करेंगे तो हमारे पास 0.64 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 95% इत्मीनान है कि ए का साथ देने वाले लोग 0.44 और 0.64 के बीच में हैं या दरमियान में हैं। तो भाई ये जो फासला है ये है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी इत्मीनान वक्फा। और भाई ये फासला पूरी तरह से मुनहसर है हमारे नमूने के तनासब पे। तो हर बार जब नमूने का तनासब मुख्तलिफ आएगा तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बदलता रहेगा। अच्छा, अब जब भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करते हैं तो हमें साथ में मार्जिन ऑफ एरर यानी गलती की हद भी बयान करनी होती है। तो गलती की हद यहाँ पर बराबर होगी, भाई यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड एरर था वो 0.05 के बराबर था, और चूंकि हम मयारी इन्हिराफ का दुगना ले रहे हैं और इसको हमने मयारी इन्हिराफ के अंदाजे के तौर पे इस्तेमाल किया है, तो गलती की हद बराबर आ जाएगी इसकी दुगनी कदर के। 0.05 को जब हम 2 से ज़रब दे रहे थे तो हमारे पास 0.1 आ रहा था, और इस कदर से हमने नमूने के तनासब का फ़र्क भी लिया है और उसको इसमें जमा भी किया है ताकि हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाए। तो भाई ये थी हमारी गलती की हद और ये है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल। और हाँ, जैसे जैसे हम मुख्तलिफ नमूने लेते जाएंगे और जैसे जैसे हमें मुख्तलिफ नमूनों के तनासब मिलते जाएंगे, वैसे वैसे गलती की हद भी बदलती जाएगी, क्योंकि ये चीज़ असल में मुनहसर है इस पे, और ये मुनहसर है नमूने के तनासब पे।
लेकिन आप देखेंगे कि हम अगर ये चीज़ बार-बार करते जाएँ और बार-बार कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करते रहें और बार-बार गलती की हद मालूम करते रहें, तो आहिस्ता-आहिस्ता इस बात का इम्कान कि हमारा असली तनासुब यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इत्मीना वक़्फ़ा यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर ही हो, वो 95% के बराबर हो जाता है। और भई अगर आपको इन सारी बातों पर यकीन नहीं आया है अभी तक, तो अगली वीडियो में हम इस पूरी चीज़ को सिमुलेशन की मदद से साबित भी करेंगे। तो चलें, अगली वीडियो में मिलते हैं।